भारत को बीते साल 2022 में इंडोनेशिया से एक साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली थी और इस एक साल में भारत ने G20 से संबंधित तमाम अलग अलग बैठकों का आयोजन कराया था। मगर इन सब में दिल्ली में आयोजित G20 का 18वां शिखर सम्मेलन अपने आप में खास था। दूसरी बातों के अलावा ये खास इसलिए था क्योंकि भारत इतने बड़े स्तर पर पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी कर रहा था। ये पहला मौका था जब राजधानी दिल्ली में एक साथ इतनी संख्या में दुनिया के देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे। इस दौरान भारत में दुनिया के तमाम ताकतवर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जैसी तमाम हस्तियों के नाम इस फहरिस्त में शामिल है। इनकी मेजबानी में सरकार ने राजधानी दिल्ली को चकाचौंध करने वाली रोशनी में डुबो दिया था। सरकार द्वारा मुहैया कराई गई आधिकारिक जानकारी के मुताबिक इस 2 दिन के आयोजन के लिए 4100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हुआ था। दरअसल भारत अपनी अध्यक्षता में G20 के आयोजन में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता था। मगर सवाल है कि इतने बड़े आयोजन से आखिर भारत को हासिल क्या हुआ? इससे भारत को क्या फायदा हुआ? क्या इससे भारत की छवि में कोई बदलाव आएगा? तो ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब हम आज के इस एपिसोड के जरिए जानने की कोशिश करेंगे। असल में भारत एक महत्वाकांक्षी शांति प्रिय देश है। यही वजह है कि भारत G20 के जरिए दुनिया को अपना दमखम दिखाना चाहता था और अपने इस मकसद में कहीं हद तक भारत कामयाब भी रहा। भारतीय अध्यक्षता में G20 शिखर सम्मेलन विश्व स्तर पर भारत के लिए तमाम सकारात्मक सुर्खियां बनाने में कामयाब रहा। साथ ही ये भारत की कूटनीति के लिहाज से भी मील का पत्थर साबित हुआ। वैश्विक चिंताओं के बीच भारत अपनी अध्यक्षता में सदस्य देशों को एक मंच पर लाने में सफल रहा। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा तमाम अटकलें लगाई जा रही थी। उनका मानना था कि जिस तरह बीते साल इंडोनेशिया में आयोजित 17वें G20 शिखर सम्मेलन में रूस यूक्रेन मुद्दा सबसे ज्यादा हावी था, तो उस वजह से सम्मेलन में कोई एक तटस्थ आम राय नहीं बन पाई थी। तो ऐसा ही कुछ विशेषज्ञ भारत के मामले में भी मानकर चल रहे थे। मगर भारत ने अपनी कूटनीति के दम पर इन अटकलों को धराशायी कर दिया। बातचीत की एक लंबी प्रक्रिया के बाद भारत सदस्य देशों को दिल्ली घोषणा पत्र पर एक मत करने में कामयाब रहा। वर्तमान वैश्विक स्थिति के मद्देनजर ये अपने आप में बड़ी कामयाबी थी। दिलचस्प बात यह है कि भारत और अमेरिका अक्सर वैश्विक मंचों पर एक दूसरे के विरोध में खड़े होते थे, लेकिन दिल्ली घोषणा पत्र में रूस का नाम शामिल न होने पर भी अमेरिका का राजी होना और भारत की हाँ में हाँ मिलाना दिखाता है कि अमेरिका पर अभी भारत ने अपनी बढ़त हासिल कर रखी है। और इससे भी ज्यादा अहम ये है कि भारत इस सम्मेलन के जरिए ग्लोबल साउथ यानी वैश्विक दक्षिण के नेता के रूप में सामने आया है। दरअसल भारत की अध्यक्षता में अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 55 देशों वाले इस समूह के शामिल होने से ग्लोबल साउथ की आवाज को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलने के तौर पर देखा गया। दरअसल ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल दक्षिणी गोलार्ध के उन देशों के लिए किया जाता है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित या अविकसित देशों के रूप में जाना जाता है। ये देश मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में मौजूद हैं। तो इस ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में भारत का नाम सबसे आगे आता है। भारत अक्सर ही इसके हितों को लेकर आवाज बुलंद करता रहता है। वहीं चीन भी खुद को ग्लोबल साउथ के नेता के तौर पर पेश करता है। मगर G20 में अफ्रीकी संघ के शामिल होने से भारत के दावे को बल मिला है। माना जाता है कि ये देश वैश्विक मुद्दों पर वोटिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ये पूरे एक ब्लॉक के रूप में वोट करते हैं, तो ऐसे में ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के मामले में भारत के पक्ष में अपना समर्थन कर सकते हैं और साथ ही दूसरे वैश्विक मुद्दों पर भी इनसे भारत को बल मिल सकता है। इससे दुनिया में एक संदेश ये भी गया है कि भारत अब इस स्तर पर मजबूत हो गया है कि वो किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन या सम्मेलन की मेजबानी करने में सक्षम है। इससे देश का गौरव बढ़ा है। साथ ही G20 की पूरी अध्यक्षता के दौरान भारत का तटस्थ नजरिया और दिल्ली घोषणा पत्र में लिखी बातों के लिए सभी देशों को राजी करना दिखाता है कि भारत की अपनी एक तटस्थ नीति है
जो बिना किसी दबाव के काम करती है। इस तरह G20 की सफल मेजबानी से एक मजबूत संदेश दुनिया को गया है कि भारत अब पहले से कहीं अधिक आगे बढ़कर नेतृत्व कर सकता है और अब भारत नेतृत्व के मामले में उदासीन नहीं है। इससे दुनिया में भारत की सकारात्मक छवि में काफी हद तक इजाफा हुआ है। इस वजह से भारत अब ज्यादा मजबूती से कह सकता है कि मौजूदा वैश्विक संस्थाएं उभरती विश्व व्यवस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, जैसा कि भारत अक्सर पहले भी कहता रहा है। तो कुल मिलाकर G20 की अध्यक्षता भारत के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण था। आजादी के बाद से भारत बहुपक्षीय संस्थानों के साथ जुड़ा रहा है और समकालीन वैश्विक चुनौतियों से निपटने में योगदान दिया है। मगर G20 अध्यक्षता के जरिए भारत ने बदलते हुए वैश्विक माहौल में अंतर्राष्ट्रीय वार्ता की प्रक्रियाओं को निष्पक्ष और टिकाऊ बनाने में अहम योगदान दिया है। साथ ही अमेरिका के अलावा यूरोप के देशों को साथ कर बिना रूस और चीन को नाराज किए भारत ने एक संतुलन वाली तटस्थ नीति का परिचय दिया है। हालांकि चीन भारत के लिए चुनौती के रूप में उभरा है, इसलिए भारत पश्चिम के साथ अपने संबंधों को धार दे रहा है। असल में भारत इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि ऐसे समय में जब चीन का उदय वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकताओं को आकार दे रहा है, भारत का पश्चिम के साथ मजबूत जुड़ाव एक नीतिगत अनिवार्यता है। चीन को संतुलित करने के लिए पश्चिम को भारत की खास जरूरत है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत के तटस्थ नजरिए के बावजूद पश्चिम के साथ भारत के संबंध मजबूत हुए हैं और जिनकी वजह से भारत ने G20 के दौरान इसे अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की। चलिए अब बारी है इस कार्यक्रम के रविवार विशेषांक यानी दुनिया मेरे आगे की, जिसमें हम बात करेंगे दूसरी अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। हाल ही में युद्धग्रस्त देश यूक्रेन के लिए मुसीबतें तब बढ़ गई जब पोलैंड ने अपनी मदद रोकने का ऐलान किया। सबसे प्रबल सहयोगियों में से एक और पड़ोसी देश पोलैंड ने ऐलान किया कि वो अब यूक्रेन को हथियारों की आपूर्ति नहीं करेगा। उसने अनाज विवाद को इसका मुख्य कारण बताया है। असल में रूस द्वारा काला सागर पर कब्जे के चलते यूक्रेन को वैकल्पिक भूमिगत मार्ग खोजना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में अनाज मध्य यूरोप में पहुंच गया। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ ने 5 देशों यानी बुल्गारिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवाकिया में अनाज के आयात पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि स्थानीय किसानों की रक्षा की जा सके। हालांकि ये प्रतिबंध 15 सितंबर को समाप्त हो गया, लेकिन हंगरी, स्लोवाकिया और पोलैंड ने तब भी अनाज का आयात नहीं किया। इसे लेकर यूक्रेन द्वारा विश्व व्यापार संगठन में मुकदमा भी दायर किया गया। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन ने पोलैंड के खिलाफ बयान भी दिया और इसके बाद से ही दोनों देशों के बीच तनाव जारी है। उधर ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने यूक्रेनी समकक्ष व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान ब्राजील ने रूस यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण अंत के प्रयास के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस वार्ता की पेशकश यूक्रेन द्वारा की गई थी, जब G7 की बैठक में ये वार्ता नहीं हो सकी थी। इससे पहले ब्राजील ने युद्ध मध्यस्थता के लिए राष्ट्रों के एक समूह के निर्माण की वकालत भी की थी, लेकिन बाद में रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों को दोषी करार देने से संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय राज्य नाराज हो गए। इससे ये प्रयास अधर में ही रह गया। दुनिया रूस यूक्रेन के युद्ध से निकल ही नहीं पाई कि अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। दरअसल लगभग 1,20,000 जातीय आर्मेनियाई लोग दक्षिण काकेशस एन्क्लेव में रहते हैं, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अजरबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है। अजरबैजान इस क्षेत्र को अपने पूर्ण नियंत्रण में लाना चाहता है और जिस कारण युद्ध की शुरुआत हुई थी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दोनों देश इस तरह आमने सामने खड़े हैं। दोनों मुल्कों के बीच वर्ष 1991 से ही तनाव जारी है। सोवियत संघ के विघटन से जब दोनों देश स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आए, तब इस दौरान दोनों ही देशों ने नागोर्नो काराबाख क्षेत्र पर अपना दावा किया, लेकिन नागोर्नो काराबाख के जातीय लोगों ने आर्मेनिया में शामिल होने का ऐलान कर दिया, क्योंकि वहां आर्मेनियाई मूल के लोगों की संख्या ज्यादा है। लेकिन अजरबैजान ने स्वीकार नहीं किया और ये विवाद आज तक जारी है। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लेते हैं आज का सवाल। G20 समूह की अध्यक्षता ने वैश्विक स्तर पर भारत के प्रभाव को बढ़ाया है। परीक्षण कीजिए।